अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्लास 9 का नंबर सिस्टम का हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझ रहे थे, राइट। तो जहाँ से मैंने ख़त्म किया था फर्स्ट वीडियो, उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में जो चीज़ें बताई थी आपको, उसको थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, है ना, कि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे चाहें तो अंदर जाते जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है ना, और सपोज़ दैट यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे जो है 1 हो गया, और यहाँ पे जो है 2 हो गया, राइट। यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि 0.5 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर यहीं पे तो होगा। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब क्या हुआ? कोई एक चीज़ है जिसका 2 हिस्सा आप लोगे, 2 हिस्सा करोगे, इक्वल इक्वल, उसमें से एक हिस्सा ले लो। तो यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट यूनिट, पहला नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, इसका 2 हिस्सा करेंगे, ये एक हिस्सा 2 हिस्सा और एक हिस्सा ले लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये तो हम बड़ी इजीली कर लेंगे, है ना, 1/2 को बहुत ही इजीली हम लोकेट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1/3, तो 1/3 को भी बहुत इजीली मैं लोकेट कर लूँगा। क्या करूँगा? 3 हिस्सा करूँगा इसी का, क्योंकि ये देखो नंबर 1 से छोटा है बेसिकली, है ना। आपको मालूम होना चाहिए नंबर 1 से कब छोटा होता है, कब बड़ा होता है। नीचे वाला अगर, ऊपर वाला अगर छोटा है तो नंबर 1 से छोटा होता है, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो नंबर 1 से बड़ा होता है, राइट। तो ये नंबर 1 से छोटा है, तो ये क्या कह रहा है? कोई एक चीज़ है, यानी वही 1, उसके 3 हिस्से करिए, उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए। तो देखिए ये मान लीजिए ऐसा कर लूँगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन जब इस 1/3 को आप 0 कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये 0.3 पे बार आ जाता है। अब 0.3 पे बार का मतलब क्या होता है? 0.3 पे बार का मतलब होता है 0.3333। ये हमेशा के लिए चलता रहेगा ऐसे ही, क्लियर है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई, जैसे आपको 0.25 लिखना है, डेसिमल को ही देख के यहाँ पे बनाना है, तो आप क्या करोगे? ये आप इसके 100 हिस्से करोगे। ये जाहिर सी बात है 1 से छोटा है ये, तो आप 0.25 मतलब 100 कैसे लोगे? डेसिमल को 1 मान लो, और इसके आगे कितने डिजिट है तो 1 के आगे उतने डिजिट है, यानी 100। अगर 0.5 है तो 10 हिस्से करेंगे। कैसे? डेसिमल के आगे कितना डिजिट है? 1 डिजिट, तो 1 के आगे 1 0 होना चाहिए, यानी 10। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि 0.526, तो नंबर लाइन पे मैं कैसे इसको तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 0 से ये नंबर बड़ा है और 1 से क्या है? छोटा, इसी के बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप 1000 हिस्सा करिए इक्वली, और उसमें से 526वां हिस्सा ले लीजिए। ये तो समझ में आया आपको कि कितने हिस्से करने हैं? 3 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो 3 0 होगा, यानी 1000। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि अब इसको बताइए, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसी का कितना हिस्सा करूँगा? 10,000 हिस्सा। यहाँ पे 9 लिख दिया, बोलूँगा ये सारा 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है? छोटा है, तो कितना हिस्सा करूँगा? 5। तो मैं इसके आगे इतना हिस्सा, यानी ये जो है 1,00,000 हिस्से करूँगा, उसमें से 52,619वां हिस्सा पिन पॉइंट कर दूंगा, और वही ये जो नंबर लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल में फिर अब इसी चीज़ को ज़रा ध्यान में रख के, है ना, देखो बहुत सिंपल चीज़, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, अच्छे तरीके से, कि अगर मुझे 0.5 लिखना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 10 हिस्से करिए, उसमें से कितना ले लीजिए? 5 हिस्सा ले लीजिए। 0.51 लेना है तो क्या करूँगा? मैं बोलूँगा 100 हिस्से करिए, उसमें से 51वां हिस्सा जो है ले लीजिए, वो 0.51 होगा। और कौन सा? ये नंबर जो है, या ये नंबर जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो इसी के बीच में होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में ही तो होगा। ये 0 है और ये 1 है। फिर मैं बोलूँगा 0.512 या 513 या 3 डिजिट का अगर डेसिमल के बाद होगा, तो मैं अब कितना हिस्सा बोलूँगा? मैं बोलूँगा 1000 हिस्सा करिए यहाँ से यहाँ का, और उसमें से 512वां आप ले लीजिए, ठीक। फिर 0.5126, तो मैं क्या बोलूँगा? आप 10,000 करिए। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? 10,000 मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 1 के बाद 4 डिजिट आपको लगाना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि 512635, ये अब इसको करिए, तो मैं अब क्या बोलूँगा? कितने हिस्से? 1, आगे कितना 0 लगा दूँ? 7 0, 4 और 3 7। ये मैं बोलूँगा
कि इस नंबर को अगर आपको इस नंबर लाइन पे दिखाना है, ये डेसिमल नंबर को जो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो यहीं से यहीं के बीच में होगा। यानी इस 1 यूनिट को आप इतने हिस्से करोगे इक्वली, इतने हिस्से, और उसमें से जब इस वाले पे पहुँचोगे, इस हिस्से पे पहुँचोगे तो वहीं पे स्टॉप कर दो, बोलो यही है वो नंबर। क्लियर है ये बात? तो अब इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूँ कि फिर इसको ज़रा दिखाइए, चलिए 1/3 ही है ये, लेकिन इसको जब दिखाना होगा तो मैं 3 हिस्से करूँगा, 1 हिस्सा ले लूँगा। लेकिन इसको कंसिडर ना करते हुए अगर इसके हिसाब से मुझे नंबर लाइन पे पॉइंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? अब ये कितने हिस्से करूँगा आप खुद बताइए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? तो मैं जब इसको सोचूंगा करने के लिए तो 1 के आगे कितना 0 लगाऊंगा आप बताइए मुझे। इन्फिनिट डिजिट लगाऊंगा तो कितना बड़ा नंबर होगा? इन्फिनिटली बड़ा नंबर होगा। कितने छोटे छोटे हिस्से करूँ? मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। तो इस नंबर को 0.3 को अगर डेसिमल को देख के, ये वाले पैटर्न से अगर मैं इसको डेसिमल इस वाले पैटर्न को देखते हुए इसी नंबर को, या ये और ये सेम है, इस नंबर को इस पैटर्न से अगर मैं नंबर लाइन पे डिनोट करने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लॉजिक समझ में आया आपको? तो फिर मुझे इस नंबर को इस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कन्वर्ट कर दिया तो इसका भी मतलब क्या होता है भाई, 3 हिस्सा करो, उसमें से 1 हिस्सा ले लो, आ जाओगे बिल्कुल सिर्फ ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, ये 0.5 को तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, तो मैं बोलूँगा 2 हिस्सा करिए उसमें से 1 हिस्सा ले लीजिए, या 10 हिस्सा करिए उसमें से 5 हिस्सा ले लीजिए, दोनों बातें एक ही है ना। ये क्या है? ये जो है 51/100 होगा, वही बात 100 हिस्से में से 51 ले लीजिए या ये कर ले। तो ये वाला चीज़ कि 2 हिस्से में से 1 हिस्सा या 10 हिस्से में से 5 हिस्सा एक ही चीज़ है, राइट। तो हम इस चीज़ को, ये 0.3 पे बार जब लग जाएगा, हालांकि ये रेशनल नंबर है, हम नंबर लाइन पे इसको बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं बता सकते हैं, ये वाले तरीके से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मैं आपको ज़रा ऐसे दिखाता हूँ कि 0.3 को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ बेटा? अपॉन में 10 कर देता हूँ ना। ये भाई ये जो है 0.3, इस डेसिमल को हटाता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 0, तो ये 3/10 बन जाता है ना। 0.3 किसके बराबर हुआ? 3/10 के, यानी 10 हिस्से में से 3 हिस्सा। बहुत ही क्लियर सी बात है ना। तो अब उसी लॉजिक से अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा? जरा देखता हूं। मैं 0.3 पे बार को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो ये असल में क्या है? 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो मैं फिर क्या करूंगा? यही ऐसा लाइन खींचूंगा मैं, राइट है ना, और इसके नीचे 1 लिखूंगा, इसको हटाऊंगा। अब मुझे बताओ कितने, यहाँ पे कितने 0 रखने चाहिए मुझे? इनफाइनाइट 0 रहेगा। और ये कितने 3 रहने चाहिए? इनफाइनाइट। क्या इस नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू हम खुद समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो अब इसको मुझे इस तरह से फ्रैक्शन में तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको इन शॉर्ट कुछ अलग तरह का फ्रैक्शन बनाऊंगा। हालांकि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बन जाता है। ये इसका वैल्यू ही होता है 1/3, तो 1/3 1/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, तो ये भी फ्रैक्शन नंबर है। लेकिन इस तरह से तो हम इस नंबर लाइन पे समझ ही नहीं पाएंगे ना, तो इस वजह से हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ इसको फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। ठीक है, पहली बात। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदल पाते हैं। ये लिमिटेशन समझ में आ गई आपको कि क्यों हम इसको डायरेक्टली, जिस तरह से हमने 0.5 को तुरंत 1/2 बना दिया, इस 0.3 पे बार को हम क्यों इस तरह से इसको हटा के और नीचे ये हम नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नीचे इनफाइनाइट 0 लिखना पड़ेगा मुझे, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम अलजेब्रा का मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ईजिली तरीके से आप देखेंगे कि मैं इसका वैल्यू 1/3 निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रद्द कर देता हूँ। ठीक है, और यहीं पे देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 0.3 पे बार को ना मैं कुछ नंबर मान लेता हूँ। भाई कोई नंबर होगा ना, रेशनल नंबर है, x मान लूँ। अब मेरा एक टारगेट है, देखो ये नंबर यही तो है, ये मेरा एक टारगेट है कि इस डेसिमल को, जैसे देखो 0.3 होता है, तो डेसिमल अगर हटाना होता है तो क्या से मल्टीप्लाई करते हैं? कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये डेसिमल 0.3, ये डेसिमल उठ के किधर चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? 10 से जब मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं और यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो ये क्या बन गया? 0.30, यानी ये क्या नंबर हो गया? 3 हो गया। तो डेसिमल को हम ख़त्म कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई करके। तो क्या वही लॉजिक यहाँ भी लगाए? यस, वही लॉजिक लगाएंगे। तो असल में मैं
इनफाइनाइट कितने बड़े नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट डिजिट चल रहा है 3 3, तो इनफाइनाइट 1 के आगे इनफाइनाइट 0 लगा के जब मल्टीप्लाई करूंगा तब ये डेसिमल जाके खत्म होगा, जो कि पॉसिबल नहीं दिखता है, लेकिन हम अप्रोच वही करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मैं दोनों तरफ देखो 0.3 पे बार मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 10x। अब मैं थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखो 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने क्या बताया था कि डेसिमल किधर भागता है, राइट हैंड साइड। अब देखो ये नंबर जो है 0.3 पे बार, ये जो नंबर है ये 0.333333333 इनफाइनाइट तक जाएगा। 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये डेसिमल यहाँ से हटेगा और कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या बन गया 3.3333, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या मैं इसको जब मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा है ना, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 डेसिमल कहाँ से, यहाँ से हटा, यहाँ पे था ना डेसिमल, यहाँ पे आ गया, लॉजिक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 पॉइंट, ये 3333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो मैं 3.3 पे बार लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3.3 पे बार इज इक्वल टू 10x। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो मेरा ये टारगेट होना चाहिए, मेरा ये टारगेट है कि ये पॉइंट के बाद 3 पे जो बार है ना, कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का रूल लगाऊं कि ये ख़त्म हो जाए। अगर कहीं ऐसा दिख गया कि 3 इज इक्वल टू 10x, तो x का वैल्यू तुरंत आ जाएगा ना बेटा, 3/10 आएगा कि नहीं आएगा। और हमने इस नंबर को माना क्या है, x ही तो माना है, तो x का ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस तरह से हमें करना पड़ेगा पहले। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक और इक्वेशन बनाते हैं। आपको मालूम है अगर LHS RHS बराबर है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, यानी इक्वल ही रहता है। तो अब मैं इसको ना 100 से ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर 100 से करूँगा बेटा, तो अब देखो अब क्या होगा, 100 से करूँगा तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के देखो, अगर मैं इसको 100 से कर देता हूँ तो आप बोलो ये डेसिमल कितना डिजिट आगे चला जाएगा। पहले यहाँ था, कितना डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो 33 पॉइंट का किधर जाएगा 3333। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये असल में ये जो नंबर है 33.3 पे बार है, राइट। तो अगर मैं इसको देखो, मैं 0.3 पे बार को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा 100x, और इधर क्या हो जाएगा, इधर जो होगा वो हो जाएगा 33.3 पे बार इज इक्वल टू 100x। अब मैं देखो इसको ना थोड़ा सा अलजेब्रा सीखते हैं आप लोग, है ना, आपको मालूम होगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए। ये देखो ये इक्वेशन और दूसरा हमारा ये वाला इक्वेशन, राइट। अब मैं काम करता हूँ, जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि ये कोई बार बार ना ख़त्म हो जाए, तो मैं काम करता हूँ अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देता हूँ तो मैं देखूँगा ये बार से बार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ गलत कर दिया, यस। इक्वेशन नंबर ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरा ये असल में आ जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, राइट। अब मैं इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटा दूंगा, तो है ना, मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो मैं इस वाले में से इस वाले को घटाऊंगा, तो चलो मैं लिख भी देता हूँ ना, 33.3 पे बार इज इक्वल टू 100x, और नीचे क्या है 3.3 पे बार इज इक्वल टू 10x। माइनस कर दो बेटा, आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाले को ही करेंगे और राइट साइड से राइट साइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x होगा ना, और ये कितना हो जाएगा, देखो इससे ये कटेगा कि नहीं कट जाएगा भाई, इधर जो नंबर है बराबर है, तो ये 33 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 इज इक्वल टू क्या आया 90x। तो अब बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू बहुत सिंपल आ गया कि नहीं आ गया भाई, सिंपल है ना। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 90 अपॉन में व्हाट 30, तो x इज इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन में 3। अब देखो ये x का वैल्यू 1 अपॉन में 3 आया, और मैंने इसको क्या माना था 0.3 को मैंने x माना था ना, तो x की जगह पे मैं क्या लिख दूँ 1 अपॉन में 3 लिख दूँ। तो देखो इसका ये वैल्यू आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के नंबर को, जो है तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, यस, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 30 अपॉन में 90, तो ये 1 अपॉन में 3 है ना। तो यहाँ पे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन सिर्फ रिपीटेशन होने की वजह से हमने इसको क्या बना लिया, फ्रैक्शन में बना लिया। अगर देखो ये रिपीटेशन नहीं होता ना बेटा, तो हम ये इक्वेशन बना के ना इसको इससे ख़त्म नहीं कर पाते। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता लेकिन रिपीटेशन नहीं होता, तो ये सारा खेल हमारा
ख़त्म हो जाता, हम नहीं कर पाते फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर को था तो रेशनल ही, लेकिन इसको जब इस तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो हम नहीं समझ पा रहे थे। हमने अलजेब्रा का मैनिपुलेशन लगाया और इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। 1/3 बना। आप बता लो, 3 हिस्से करो सिंपली। 3 हिस्से किया, उसमें से एक हिस्सा ले लिया और बोला ये जो है हमारा 1/3, यानी यहाँ पे है 0.3 पे बार यहाँ पे आएगा। क्लियर है ये बात? अब इसमें और भी सारी चीज़ें आएंगी, तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब उसको सीखेंगे, है ना। बेसिकली इसका लॉजिक यही है। तो अब इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस है, तो उसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, एक नया चीज़ फिर से, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, पाई का ही वैल्यू ले लो, पाई इज इक्वल टू 3.14326 इन्फिनिटी तक, और ये पैटर्न कभी क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट अगर होता तो कुछ इस तरह से हम मैनिपुलेट करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। हम लोग 22/7 जो लिखते हैं ना पाई का वैल्यू, वो असल में एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यानी पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये 3.14 के भी बराबर नहीं होता है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब मैं देखो इसको अगर इस तरीके से मैं सोचूं कि कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करता हूँ, डेसिमल को हटा दूँ, तो क्या कर पाओगे? किस बहुत बड़े नंबर से, कितने बड़े, इनफाइनाइट से करना पड़ेगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो अब ये नंबर भी असल में 3 और 4 के बीच ही में तो है, चाहे इधर मैं कितना भी डिजिट लिख लूँ, 4 से तो बड़ा नहीं कर पाऊंगा ना। 4 से बड़ा करने के लिए यहाँ पे 9 आना पड़ेगा, फिर 9999, है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में ही है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ इस नंबर लाइन को, ये हमारा 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है मान लो थोड़ी देर के लिए ये 4 हो गया, तो पाई जो है इस 3 और 4 के ही तो बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा? यस, एग्जिस्ट करेगा। रियल नंबर का मतलब ही होता है जो रियल नंबर एक्सिस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता हो। लेकिन अब कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं इस तरीके से समझूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये फ्रैक्शन तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ, इसको फ्रैक्शन में बना ही नहीं सकता हूँ, और ये तरीके से मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि भाई मैं चलो इसको कितने हिस्से में से कितना हिस्सा लेना है, तो नीचे 1 लगा के ये, और कितना 0 लगाऊं, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। अब यहाँ पे हम ज्योमेट्री का, है ना, बेसिकली ज्योमेट्री में पाइथागोरस आता है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये सारे इरेशनल नंबर को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले √2 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि √2, √3, √4 नहीं, √5, √6, √7, √8, 9 नहीं, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलो मैं अब उसको देखते हैं ना। तो ये सारा नंबर मैं फिर से मिटा देता हूँ, और इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कि नाउ ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये सारा चीज़ मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब मैं नंबर लाइन मेरा सही ही चल रहा है ना, इधर भी चलो कर लेता हूँ। चलो माइनस की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, है ना। ये 0 है हमारा, 2 और यहाँ पे 3 आ गया, ये हमारा 3 हो गया। आगे मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मेरा 4 हो गया, और आगे बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा 5 हो गया, राइट। तो ये नंबर लाइन मेरा चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 माइनस इधर, है ना। तो अब मैं अगर बोलूँ कि √2 कहाँ पे है, तो √2 जाहिर सी बात है, √2 का जो वैल्यू होता है आपको निकालने आता होगा, क्लास 8 में आपने सीखा होगा, 1.41 होता है, राइट। आगे भी नंबर होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो 1.41 क्या होगा, आगे चाहे जितना भी नंबर लगा दूं मैं, ये 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा, यानी इसी के बीच में होगा। लेकिन कहाँ पे होगा, मैं नंबर के अंदर घुसता रहूँगा और मैं इसको एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये 1.41 अगर होता तो मैं बोलता ठीक है, यहाँ से काम करिए, सिर्फ इतना ही होता तो मैं बोलता 100 हिस्से करिए यहाँ से यहाँ तक का, और 41 हिस्सा लीजिए। लेकिन आगे एक और डिजिट है, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं 100 नहीं 1000, आगे और आएगा, फिर वह नहीं 10 लाख, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं बोलूँगा 1 करोड़, नहीं आगे और भी, तो ये चक्कर से हम कर ही नहीं पाएंगे। तो अब मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो अब मैं देखो एक काम करता हूँ, है ना, पहले से थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। अगर दोनों ये साइड और ये साइड, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर,
इन दोनों को हम लेग्स भी बोलते हैं, यानी जो 90 डिग्री से अटैच होते हैं वो लेग्स, और सामने वाला 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना 1 मान लेता हूँ, ठीक है, 45 डिग्री है तो फिर ये भी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तभी ये 90 होगा, ये 180 है ना, समेशन आएगा। तो इसके अपोजिट में अगर 1 है तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट में भी 1 ही आना चाहिए, ठीक है। ओके 1 मिनट। ठीक है, तो अब जरा पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करिए और आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। लेग्स का स्क्वायर, इन दोनों, ये दोनों लेग्स है ना बेटा, इन्हीं का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूँगा प्लस इस 1 का स्क्वायर करूँगा, और ये जो है ना मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है ना आपने, ये a हो जाता है, ये b होता है, ये c होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, है ना, वेरी सिंपल। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा 2, और ये h का स्क्वायर, तो बताओ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, है ना। ये इधर आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रूट में, तो ये मैं इसको बोलूँ ये जो होगा फिर √2 होगा, है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ये सिंपल सा, ये क्लास 8 में आपने 7 में पढ़ा होगा। तो अगर देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेटा, अगर दोनों लेग्स बराबर हैं, ये 1 है ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ऐसा थोड़ा सा, चलो इसको और आगे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर मुझे बताओ ये x है ये x है, तो ये क्या होना चाहिए बता, ये 1 है ये 1 है, तो ये क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई √2, √2 का मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो ये अगर x है ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई √2। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे चलो थोड़ी देर के लिए 10 लिख देता हूँ और ये भी 10 है, पता है क्या होगा, है ना, समझ में आया। चलो यहाँ पे 10 √2 हो जाएगा। तो अब दोनों यहाँ पे कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, समझ गए ना, यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7, तो ये कितना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 √2। आप करके भी देखोगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। चलो तो ये एक चीज़ समझ में आया आपको। अब देखो √2, असल में √2 लेंथ कितना होता है, हमें काउंट हम ऐसे नाप के नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें समझ में आ गया, है ना। कभी भी आपको बोलूँ कि √2 लेंथ का एक रस्सी लीजिए, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि √2 एक्चुअल में होता कितना है, ये डेसिमल ये ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन अब चलो मैं आपको बोलूँगा कि एक 1 मीटर का एक रस्सी लो, एक 1 मीटर का एक रस्सी लो उनके बीच में 90 डिग्री होने चाहिए, और फिर इस रस्सी के इस एंड से इस एंड का जो डिस्टेंस होगा वही √2 का डिस्टेंस होगा, खत्म कहानी, बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस मैनिपुलेशन को सॉल्व कर दिया। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें बहुत जगह पे हमारा कॉमन सेंस जब काम नहीं करता है तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ना। ये देखो एक हमारे सामने जेन्युइन प्रॉब्लम था कि √2 का वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया और लगा लिया पता। तो √3 भी निकाल लेंगे, √5 सारा निकाल सकते हैं ना। तो अब देखो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि इस नंबर लाइन पे √2 लेंथ कितना होगा। तो अगर देखो इसी लेंथ को, ये लेंथ मैं लेता हूँ, अगर ये 1 यूनिट जो है इस 1 यूनिट के बराबर है और ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे ला के ऐसे चिपकाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है ऑलमोस्ट देख सकते हो आप, है ना, बराबर ही। तो ये लेंथ और ये लेंथ समझो, है ना, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हुआ, बराबर हुआ। तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना बेटा। तो मैं बोलूँगा यही मेरा √2 है, नंबर लाइन पे पता कर लिया। लेकिन अगर इसका वैल्यू निकाल के पता करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर असल में तो ये तरीका नहीं है, है ना, वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करोगे बेटा कि देखो ये 1 यूनिट का लेंथ है ना, इस पे ऐसा एक 1 यूनिट का लेंथ आप बनाओगे। क्या बात समझ में आ रही है मेरी, 1 यूनिट 1 यूनिट। तो मुझे बताओ कि फिर ये लेंथ कितना हो जाएगा। कहानी समझ में आई, √2 लेंथ हो गया ये। अब इसको मैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, आपके पास कंपास है, ऐसा घुमा दोगे तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये सब क्या होता है, बराबर। तो ये √2 का लेंथ है, लेकिन आपने 2 से स्टार्ट कर दिया। आपको कहाँ लेना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा 1 मिनट, ये हमारा, है ना, मैं असल में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने का एक रीज़न है, ये 1 यूनिट है ना। चलो ये 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब ये जो है, तो ये फिर क्या होगा बेटा, ये 1 यूनिट ये 1 यूनिट, ये कितना हो गया √2, है ना। फाइनली ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो अब नहीं है ना, ये हमारा √2 हो गया। ये डिस्टेंस हमारा √2, ख़त्म कहानी। समझ में आया
यहाँ पे 90 डिग्री मैंने लिया है, 1 यूनिट, तो ये √2। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं ऐसे पकड़ के ये मैं देखो ये सिंपली अगर ये है तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, ये √2 लेंथ है ना, ये आ गया ना √2 लेंथ, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। मैं क्या करूँगा, इसी को पकड़ के ऐसे 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 घुमा दूंगा। तो ये जहाँ पे इसका ये पूरा नहीं बैठ रहा है ना, मैं दूसरा लेंथ ले लेता हूँ, ये मैं दूसरा लेंथ ले लेता हूँ। ओके कोई बात नहीं, ये हो गया, दिस वन इज़ है ना, ये हमारा √2 लेंथ ऑलमोस्ट। अब मैं इसी को क्या कर दूंगा, ऐसे ये घुमा दिया। कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, √2 लेंथ आ गया नंबर लाइन पे, √2 लेंथ। समझ आया। तो ये काम आप किससे करोगे, कंपास से करोगे। कंपास पे आपको ये डिस्टेंस, यहाँ पे कंपास का नीडल रखना है और यहाँ पे पेन का नीडल रखना है और घुमा देना है ऐसे, है ना। तो ये डिस्टेंस को आप ऐसा ले लोगे और ये जब आप घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये भाई ये घुमाओगे तो ऐसा जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0 1 और ये √2, मैं बोल सकता हूँ √2 आ गया सर। और ये जो है ना, ये कोई एकदम से लॉजिकल बात है, इलॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी प्रूवन है। आप बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर कैसे है, ये प्रूवन है। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, ये प्रूवन है ना, मान लो इसको, है ना। तो अगर ये 1 है तो ये क्या हुआ, √2, यानी √2 लेंथ हमारे पास आ गया। यहाँ पे 0 पे रखा और इसको घुमा दिया, √2 आ गया। समझ आया ये बात। उसी तरह से फिर √3 अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, तो √3 अगर पता करना हो बेटा, तो देखो आप जरा ऐसे समझो कि अगर ये जो है ना, ये 1 यूनिट का अगर लेंथ है और ये 2 यूनिट का लेंथ है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही हमको तो लगाना है, ये 2 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसका स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, 5 का आ जाएगा क्या, देखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओके ये 5 आ जाएगा, ठीक है। √2 का है ना, √2 का, चलो मैं √2 का बता देता हूँ कैसे आएगा। ये असल में √2 लेंथ होना चाहिए, है ना। तो ये फिर आ जाएगा 3। अगर ये 1 यूनिट लिया आपने और ये कितना ले लिया, √2, तो आप करके देखो, आप करके देख लो, है ना। √2 का स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा, ये हाइपोटेन्यूस है। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1, h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई आपको। सॉरी h इज 3 नहीं आएगा, √3 आएगा, है ना। क्यों, देखो कैसे, 2 + 1 3 हो जाएगा ना। तो h स्क्वायर 3 आया, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो √3। तो ये हमारा लेंथ क्या हुआ, √3 हो गया। बात समझ में आई। 4 करना है तो 4 करना है, देखो कैसे कर देता हूँ मैं 4, इस पे 1 यूनिट का लेंथ ले लेता हूँ और अब मेरा ये क्या करता हूँ, इसको ना मैं हाइपोटेन्यूस बना लेता हूँ। थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो। ये क्या है हमारा, ये लेंथ जो है √3 लेंथ है और ये क्या है, ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे मैंने लिया है। तो अब ये जो लेंथ है हमारा, ये √4 आ जाएगा। √4 मतलब 2, करके देख लो। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, √4, और √4 इज इक्वल टू 2। फिर अगर 5 का लेना है तो आप क्या करोगे बेटा, अब ये लेंथ कितना है, ये √4 है, इस पे फिर 1 यूनिट, ऐसे 90 डिग्री अगर मैं ले लूँगा तो ये जो फिर डिस्टेंस बनेगा मेरा, ये डिस्टेंस जो बनेगा, ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, √5। तो मैं इसको चलो अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। ये तो उसको फिर हम नंबर लाइन पे भी समझ लेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलोबरेट कर देता हूँ मैं आपको। देखिए सिंपल है ना, सिंपल देखते जाइए, थोड़ा सा घुमावदार एक ना सर्कल जैसा बनने लगता है। देखते हैं, चलो ये मान लो 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, तो ये कितना हुआ, ये बराबर होना चाहिए, है ना। ये कितना हुआ, ये जो है हमारा, कुछ दूसरा कलर ले लिया जाए, ओके। ये कितना हुआ, ये जो है अंदर ले लेता हूँ इसको, √2 यूनिट। कैसे, ये अगर 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो गया, √2। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 यूनिट ऐड करता हूँ, ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऐड होना चाहिए। तो अब जो है फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये 1 यूनिट मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, 1 यूनिट ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा √3 बन गया, √3, √2, √3। अब उसके बाद फिर से करते जाऊँ, अब पैटर्न समझ में आया आपको। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, फिर यहाँ पे मैं 1 यूनिट फिर से 90 डिग्री पे ऐड करूँगा मैं, ऐसे 90 डिग्री पे
ये फिर 1 यूनिट। तो अब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये जो होगा देखो ये √3 था, अब ये क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको दिखाया था पाइथागोरस करके। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि फिर इसमें ठीक है, फिर इसमें भी आप 1 यूनिट ऐड करिए 90 डिग्री पे, लेकिन होना चाहिए बेटा ना। देखो ये 90 है, यहाँ पे 90 है, ये 90 है, यहाँ पे 90 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये जो है √5 हो जाएगा सिंपली। तो मुझे लगता है आप कहानी आप आगे की खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। √6 निकालने के लिए क्या करूँ फिर, ओके √6 निकालने के लिए कुछ नहीं, वही काम दोहराते जाना है और क्या करना है। फिर यहाँ से 1 यूनिट मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √6, फिर √7, ओके √7 कोई बात नहीं, ये लास्ट है हमारा है ना √7। यहाँ पे फिर इसको 90 डिग्री में लूँगा और ये हमारा फाइनली जो है ये अगेन हमारा जो है ये जो है फाइनली हमारा ये √7 बन गया। तो अब ये फिर नीचे जाएगा और ये एक आपको ना जैसे CP वगैरह होता है वैसा, तो ये मैथमेटिक्स में सारे पैटर्न्स हमको मिलते हैं नेचर्स के। देखो 1 को मैं तो बोल सकता हूँ ना, ये 1 क्या है, ये √1 भी है, √2, √3, √4, √5, √6, √7 आगे आएगा, √8, √9 ऐसे ऐसे घूमता चलाएगा, √100 कई बार घूमना पड़ेगा आपको। तो अगर मुझे √9 निकालना है नंबर लाइन पे, या √9 तो निकल जाएगा, 3 आएगा, √10 अगर निकालना है तो क्या मैं ऐसे ऐसे घुमाता रहूँ बार बार, नहीं, ये काम तो फिर नहीं कर सकते ना। ये तो कंसेप्ट को समझने के लिए है, ठीक है। ये बात पाइथागोरस थ्योरम से ये बात प्रूव हो रहा है ना। √8 निकालना है ना, आप कुछ मत करो, यहाँ पे ऐसा खींचो 1 यूनिट और ये क्या बन गया आपका, ये √8 बन गया आपका, ख़त्म कहानी। फिर 1 यूनिट ऐसा खींचा और इसको ले लिया, है ना, यहाँ पे 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, ये यहाँ पे, तो ये अब क्या बन गया, ये √9 बन गया आपका, और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। लेकिन नंबर लाइन पे अगर निकालना हो √9 तो उसके लिए हम ये तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा। तो अब नंबर लाइन पे निकालने के लिए हमें अलजेब्रा को ही मैनिपुलेट करना है और पाइथागोरस थ्योरम को ही मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे समझने के लिए चलो मैं फिर से बताता हूँ। अब ये तो एक कंसेप्ट को समझना था, मैं इस नंबर लाइन को मिटा देता हूँ और इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं नंबर लाइन लेता हूँ, ये हमारा दूसरा नंबर लाइन में फटाफट बना लेता हूँ, और यस यहाँ पे मैं एक, ठीक है बेटा। अब मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ, है ना, क्योंकि नेगेटिव का भी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा 0 हो गया, दिस वन इज़ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं समझने के लिए। अब मुझे मान लो कि मुझे नंबर लाइन पे √7 बनाना है, ठीक है ना। तो रूट अगर 7 बनाना है तो मुझे 7 तक जाना पड़ेगा, तो मुझे नंबर लाइन को और आगे लेना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे आगे तक लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा, इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा 7 हो जाएगा, और एक और यूनिट आगे लेना पड़ेगा मुझे 8। तो अब ये तरीका सीखिए, इसको फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये लॉजिक क्यों काम करता है। तो अगर मुझे नंबर लाइन पे √7 लेना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन पे √7 को दिखाइए, तो मैं क्या करूँगा, 7 है ना असल में, तो 7 में 1 ऐड करूँगा, 8 तक मैं जाऊँगा, ठीक। और 8 का मैं क्या करूँगा, आधा करूँगा। देखो इसको मैंने 7 लिया और 7 + 1 ऐड किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, तो क्या आया बेटा, 4 आया। अब मैं 4 को सेंटर मानूंगा, यानी अपने कंपास पे मैं 4 यूनिट का एक लेंथ लूँगा और 4 का रेडियस लेते हुए मैं क्या करूँगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, ऐसा है ना। ये हमारा एक सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, कुछ ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है, राइट। अब आपका 7 कहाँ पे है, क्योंकि मुझे √7 का लेंथ लेना है ना। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो √7 यूनिट कितना होगा, इस ये हमारा नापने का 1 यूनिट है। नापने के अगर 1 यूनिट आपका छोटा हो जाएगा तो √7 भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ओके। तो हमने क्या काम किया, पहला 7 √7 पता करना है, 7 लिया, +1 किया, उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 पे पहुंच गए। जहाँ पे पहुँचेंगे उतना ही डिस्टेंस का हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, यानी 4 यूनिट डिस्टेंस का हम रेडियस लेंगे। और कंपास यहाँ पे निडल रखेंगे, यहाँ पे पेन रखेंगे और घुमा देंगे, वो 8 पे जाके गिर जाएगा। सेमी सर्कल बना बेटा। अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, है ना, स्केल से नहीं करना है बल्कि कंपास से ही करना है, वो सारे क्लास 7 8 में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऐसे,
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या हुआ, यही डिस्टेंस हमारा √7 हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आई। अगर √9 लेना होता, √9 तो खैर 3 हो जाता है, √11 लेना होता तो क्या करते, 12 तक हम नंबर लाइन पे बनाते। ठीक है ना, फिर 11 में हम 1 ऐड कर देते। ये देखो, अगर 11 लेना होता तो 11 ये लेते, 11 में 1 ऐड करते, 2 आ जाता, सॉरी 12 आता, 12/2 6 आ जाता। अब मैं 6 को रेडियस लेते हुए क्या कर देता, गिरा देता है ना, सेमी सर्कल बना देता, और 11 से मैं परपेंडिकुलर खींच देता, जहाँ सेमी सर्कल को कट कर देता वो डिस्टेंस लेके 11 का डिस्टेंस क्या बन जाता, √11 बन जाता। तो अगर अब मैं बोलूँ कि x डिस्टेंस आप बताइए, व्हाट x डिस्टेंस, रूट के अंदर अगर x आ जाए तो, अब x तो एक वेरिएबल है ना, तो अगर इसी फॉर्मूले पे इसको अप्लाई कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, x + 1/2। ठीक है ना बेटा, ये डिस्टेंस का मैं क्या लेना चाहिए, रेडियस लेना चाहिए ये डिस्टेंस का, और इस डिस्टेंस का रेडियस लेते हुए मैं क्या करूँगा, सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, और जहाँ पे मैंने x माना है वहीं से क्या कर दूँगा, देखो जहाँ पे मैंने 7 माना था, है ना, जहाँ पे मैंने 7 माना था नंबर लाइन पे, वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। जहाँ पे मैंने x माना होगा, x + 1/2, इतना डिस्टेंस का रेडियस लेके घुमा दिया, जहाँ पे x माना होगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x है ना, √x हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक पाइथागोरस का लॉजिक है, ये ऐसे तो काम नहीं कर रहा है ना, ये करने का तरीका हो गया। तो अब मैं उस लॉजिक को आपको समझाऊँगा, है ना। तो ठीक है, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको मैं मिटाता हूँ, चलो इसको मिटाता हूँ, ये हमारा रहने दीजिए इसको, है ना, क्योंकि ये समझ में आएगा आपको। तो मैं छोटा सा करके और उस लॉजिक को डिराइव करता हूँ कि वो लॉजिक फिर क्या है, इसके पीछे जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक असल में क्या है। तो देखिए, अगर मुझे √x डिस्टेंस पता करना है, ठीक है ना बेटा, तो ये मान लीजिए कि मैं कोई भी, अब x क्या है, वेरिएबल है ना, तो कुछ भी तो मैं ले सकता हूँ ना। तो मैं x तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो x है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वही x है, क्योंकि x वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं क्या ऐड करूँगा, 1 यूनिट, मेरे हिसाब से 1 यूनिट जो भी हो सकता है मैं उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि आपको बताया था 1 यूनिट ऐड करना है, ऐड कर दिया। तो चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। x + 1/2, इतना डिस्टेंस का मुझे क्या लेना है, x था, यहाँ से यहाँ तक x है, देखो ये 0 हो गया, यहाँ पे x हो गया, और ये क्या है, ये x + 1 डिस्टेंस है, ये x में 1 यूनिट ऐड किया। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, बीचों बीच आ जाएंगे, है ना, वो हमें नहीं मालूम है। ये जितना भी डिस्टेंस है भाई उसका बीचों बीच आप आ जाइए, बीचों बीच समथिंग यहाँ पे होना चाहिए ये। अब इसी को मैं रेडियस मानते हुए क्या कर दूँ, एक सेमी सर्कल ले लेता हूँ, कुछ समथिंग ऐसे, है ना, बहुत अच्छा नहीं है फिर भी ख़राब भी नहीं है ना। यस, ये हमारा ऐसा हो गया। अब बताओ, मैंने तो ले लिया, अब क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, x को मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना चाहिए ऐसे। अब यही डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है, यही डिस्टेंस जो है √x है। तो आ गया नंबर x। अगर ये मेरा 1 यूनिट है तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा अपना नंबर लाइन, यहाँ से मैं नंबर लाइन को स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो ये जो है 0 हो जाएगा, ये जो है 1 हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा, आगे जो है मेरा 3 हो जाएगा। √x यूनिट चाहिए था, इसी को मैं कंपास पे इतना डिस्टेंस लूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, घुमा दूँगा ऐसे, ऐसे घुमा दूँगा। तो अगर मेरा नंबर लाइन यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे √x आ गया, ख़त्म कहानी। क्लियर है मेरी बात। हालांकि √x डिस्टेंस ये था तो √x डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसको ज़रा डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी कहानी समझो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, रेडियस है एक सर्कल का। तो रेडियस तो बराबर होता है, ये भी रेडियस है ना, और ये भी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होता है ना। तो अगर ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक x और ये 1, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, x + 1 है ना, यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ x, यहाँ x + 1। बीच में आने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x + 1/2। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, x + 1/2। तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस x + 1/2 कहलाएगा। हाँ या ना, हाँ बिल्कुल कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है, ओके। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि अगर ये x + 1 √2 है और इसको भी पता करते हैं कि फिर ये डिस्टेंस क्या होगा। भाई ये एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा,
पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं हम। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये डिस्टेंस कितना है, x + 1/2। ये यहाँ पे x + 1 और आधा कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये डिस्टेंस कितना है, तो अब ये जो डिस्टेंस है देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, x + 1 और उसमें से कितना माइनस कर दो, 1 को माइनस कर दो, सिंपली है ना। देखो यहाँ से यहाँ जो है मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस लेना है, सिर्फ ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करिए। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं पूरा डिस्टेंस लूँगा, उसमें से 1 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ये आ जाएगा, और उसमें से मैं ये डिस्टेंस को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। पहले आप पूरा डिस्टेंस लीजिए ये वाला, उसमें से इसको निकाल दीजिए तो इतना निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये भी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो जैसे जैसे मैंने दिया है वैसे वैसे माइनस करते जाना है। पूरा डिस्टेंस क्या है, चलो देखते हैं। पूरा डिस्टेंस x + 1 है, क्या माइनस कर दूँ, 1 माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा ना भाई, ये बन गया x, ठीक है ना। अच्छा वैसे भी प्लस को ऐड नहीं भी करते तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है भाई, x ही तो है, उसमें से ये निकाल दो सिंपली। चलो एकदम सिंपल से समझ लो, ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x है, ये निकाल दो। ये कितना है, ये तो x + 1/2 है। देखो ये वाला भी x + 1/2 ही तो है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैं क्यों नहीं x में से x + 1/2 को क्या करूँ, माइनस कर दूँ। तो मेरा क्या डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ये पता चल गया है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, ये मैनिपुलेशन से ये पता चल गया है। ये अगर पता चल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको पता कर सकता हूँ, और जब पता करूँगा तो ये √x आएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, माइनस करते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस, ये देखो ये हो जाएगा x - 2/2, ऐसा हो जाएगा। अब करके इतना तो आना चाहिए ना। ये देखो इसको इससे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब 2x माइनस, तो अंदर क्या है, अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे और /2 हो जाएगा। तो ये 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आया, x - 2/2। ये डिस्टेंस जो बना आपका वो x - 2/2, ठीक है। अब इसको और भी कुछ भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा x/2 - 1, ये भी हो सकता है। तो चलो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ ना शॉर्ट फॉर्म में, x/2 - 1, चाहे तो ये मान लो और चाहे तो ये मान लो, है ना। अब इसी को मुझे पाइथागोरस थ्योरम पे रखना है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। x + 1/2 x - 2/2, यही बन रहा है ना। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, हाँ गलती हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। देखो x, ये 2x, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, है ना, और वहाँ पे 1 होगा तो फिर फाइनली ये भी 1 ही रहेगा, और ये 1 रहेगा तो फिर इसकी कोई मतलब नहीं बनती है ना। तो चलो अच्छा हो गया, फिर तो अच्छा हो गया ना। ये x + 1/2 x - 1/2। अब आपके पास ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। लगा लो फॉर्मूला, है ना, कर लेते हैं। चलो तो लेग्स क्या है, ये देखो ये वाला और ये वाला क्या है, लेग्स है ना बेटा। लेग्स का स्क्वायर कर लिया जाए, √x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो x + 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं ये। तो असल में तो मुझे यही दोनों क्वांटिटी मालूम है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज़ करोगे तो ये पता करने के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को आप देख सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो। असल में मुझे क्या क्वांटिटी मालूम करना है, ये वाला क्वांटिटी मालूम करना है। मैं इसको वेरिएबल मान लेता हूँ कि चलो ये मुझे मालूम ही नहीं है ये क्या है, ठीक है ना। मैं इसको a मान लेता हूँ और a का वैल्यू अब पता करूँगा। तो यहाँ भी मैं क्या लिख लेता हूँ, a और स्क्वायर। तो अब मैं a स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा। तो जब a स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर, इसको ले जाऊंगा उधर, है ना। तो x + 1/2 का ये होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। x - 1/2 और इसका भी स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे इसको। तो अब इसको सॉल्व कर दो और देखो फिर a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू √x आ जाएगा। चलो सॉल्व भी कर देते हैं ना, आपके लिए सॉल्व भी कर देते हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। x + 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² होगा प्लस 2x होगा प्लस 1 होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा ना,
ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज होने वाले हैं ना, थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसको करते हैं a-b का होल स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, होगा कि नहीं होगा, अपॉन में 4, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना। अब इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व जब करेंगे, चलो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको सॉल्व करिए। अब तो देखो ये माइनस है ना बेटा बाहर, तो अंदर के सारे सिंबल क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, है ना। तो मैं इसको अब ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा देखो दोनों के नीचे ना 4 है, तो नीचे तो मैं 4 लिख सकता हूँ ना बेटा, क्या इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो मालूम है ना आपको। अरे बिल्कुल है ना, माइनस लगा है ना, 4 ही तो है, तो डिनोमिनेटर में 4 लिख देता हूँ। अब माइनस है तो ये अंदर वाले सिंबल क्या होने वाले, चेंज होने वाले हैं। ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, क्या कर दूँ, माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, कहानी बहुत सिंपल है। माइनस 2x क्या कर दूँ इसको, प्लस 2x, ठीक है। और ये प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब बताओ इसको सॉल्व करो, बहुत ही सिंपली सॉल्व होने वाला है ना। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा ना, माइनस 1 प्लस 1 कटेगा ना, 2x प्लस 2x क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 4x अपॉन में व्हाट, नीचे क्या है 4, तो 4 से 4 कट गया, तो असल में इसका वैल्यू क्या आया, x आया। किसका वैल्यू x आया, a स्क्वायर का वैल्यू x आया। देखो यहाँ पे ये क्या चल रहा है भाई, a स्क्वायर को ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आया था फिर इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो क्या आया, a स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, x आया ना। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू रूट x। इसको क्या माना था मैंने, यही तो माना था ना, तो a का वैल्यू क्या आया, रूट x आ गया। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर भाई आपने ये डिस्टेंस x लिया है, 1 उसमें ऐड किया है, आधे पे आए हो और सेमी सर्कल बनाए हो, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ खींचते हो वही क्या होता है, वो रूट x होगा। अगर आपने ये 5 लिया है, 1 ऐड करोगे, 5 प्लस 1 जो भी होगा 2 से डिवाइड करोगे, बीच में आओगे, सेमी सर्कल बनाओगे और इस 5 से लंबा लाइन खींच दोगे परपेंडिकुलर, सेमी सर्कल को जहाँ भी टच करेगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट 5 होगा। अब x की जगह पे ना बेटा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस आपने लिया है ना, अब यहाँ पे रूट 11 निकालना है, रूट 7 निकालना है, जो भी प्राइम नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो इरेशनल होते हैं। तो अब देखो एक इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा पाइथागोरस का मैनिपुलेशन से। ये पूरी कहानी को आप बार बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल का बिल्कुल क्या है, मैनिपुलेशन है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इस पूरे चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, है ना। एक और चीज़ छूट रहा है जिसको मैं क्वेश्चन करेंगे तो भी बता सकता हूँ, या फिर चलो मैं अगर बोलता हूँ कि एक नंबर लाइन ले लो छोटा सा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0.5 कहाँ पे होगा, तो 0.5 0.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। 0.5 यहाँ पे होगा, 0.55 कहाँ पे होगा। तो अब मैं कैसे करूँगा, कैसे सोचूंगा भाई, 0.5 का मतलब क्या होता है, 10 हिस्से करो। 0.5 का मतलब क्या बताया था, 10 हिस्से में से 5 हिस्सा है ना, तो 10 हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हिस्सा हो गया। उसमें से मैंने कितना ले लिया, ये 5वां हिस्सा ले लिया, 0.5, ठीक है। 0.55 अगर मैंने कर दिया, 0.55 अगर मैंने कर दिया, तो अब इसी को कितना करना पड़ेगा, 100 हिस्सा करना पड़ेगा मुझे, है ना। अब 100 हिस्से में से मैं 55 हिस्सा लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसी के अंदर नंबर, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि अगर एक बालू का रेत का मैदान है और मुझे बहुत अंदर, मैं देख रहा हूँ सिर्फ, आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, बहुत अंदर एक बालू का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि उसको निकालो, आप देख नहीं रहे हो, आप बस खोदते जा रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ नहीं अभी भी नहीं, और खोदो और खोदो। वो बालू अपनी जगह पे है लेकिन आप उस तक पहुँच नहीं पा रहे हो, इसलिए कि मैं आपको इनफाइनाइट टाइम्स बोल रहा हूँ कि खोदते ही जाओ बस। तो बस यहाँ पे भी वही है कि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि देखो रूट 0.55 भी आ जाएगा, कितने 100 हिस्से करने हैं और आ जाएगा, 55 ले लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काम कर दूँ अगर कि 2 3 7 और इस तरह से, तो और ये इनफाइनाइट तक चला जाए, तो मैं क्या बोलूँगा कि इनफाइनाइट टुकड़े करिए। इनफाइनाइट टुकड़े पॉसिबल है नहीं, काम यहीं पे ख़त्म। इसके अलावा जो है, अगर ये इनफाइनाइट टाइम जाने लगा, ये जो 0.55 है ये इनफाइनाइट टाइम जाने लगा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें बार लगा दो, इसमें भी वही केस आएगा ना।
कि भाई इसके भी इनफाइनाइट टुकड़े करने हैं और उसमें से उतने लेने हैं, या वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट टाइम जाएगा। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे? इसको फ्रैक्शन में बदल देते हैं और निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन में ये जितना भी आ जाए, ठीक है, तो नीचे वाले उतने हिस्से कर लेते हैं और ऊपर वाला ले लेते हैं। लेकिन अगर इरेशनल नंबर होता है तो ना उसको हम इस तरीके से तो फिर सॉल्व भी नहीं कर पाते। फिर किस पे आना पड़ता है? मुझे इस तरीके पे आना पड़ता है। तरीका तो असल ये है ना, लॉजिक यहीं से है, लेकिन उस लॉजिक को फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं और शॉर्टकट में, और फिर इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ले सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा जो है जो नंबर सिस्टम है उसका कंसेप्ट, ठीक है। आप इसको बार बार देखेंगे, जितनी बार देखोगे एक चीज़ को उतनी बार आपको और उसमें से नई नई चीज़ें समझ में आती हैं। फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस कंसेप्ट की बुनियाद पर आप जो है ना एनसीईआरटी बुक्स के या कोई भी बुक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और छोटी छोटी चीज़ें जो है मिसिंग है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि वो मिसिंग इसलिए भी है क्योंकि वो क्लास 8 में आप लोगों ने वो सारी चीज़ें पढ़ी है, तो इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, है ना। वो नीचे वाले नंबर को रेशनलाइज करना हो गया या इस तरह की चीज़ें। तो जब वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो छोटी चीज़ें कंसेप्चुअल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब 1 बाय 1 तो उसको हम साथ में ही सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।